हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशन जोन। फ्रेंड्स, मैं राम सर हाजिर हूँ लेकर आप लोग के लिए आधुनिक भारत के इतिहास का पार्ट 4। और फ्रेंड्स, आज के पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट कंटेंट्स के बारे में। और फ्रेंड्स, आज का जो इम्पोर्टेंट कंटेंट्स है वो है आपका पंजाब, अर्थात कि पंजाब का उदय कैसे हुआ, राजपूत वंशों ने किस प्रकार उस पर अपना वर्चस्व रखा और मैसूर का आगमन कैसे हुआ, अर्थात कि इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा आप कि अगर बीपी आपका दरोगा मेंस का पेपर अगर आपने दिया होगा तो दरोगा मेंस का क्वेश्चन पेपर देख के आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कितना ज़्यादा क्वेश्चन इनर पार्ट से रह रहा है और जो टॉपिक्स हम पढ़ा रहे हैं कितना उसमें टच करने वाला है। हालांकि मैं आपके दरोगा मेंस के आपका जो पेपर है उनका डिस्कशन भी आपके साथ जरूर करूंगा, इसलिए फ्रेंड्स आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। आज का सेशन आप देखें, पंजाब, राजपूत और मैसूर, इन तीनों की इंपॉर्टेंट सेशन काफ़ी कम समय में 15 से 20 मिनट में तीनों की हम इंपॉर्टेंट बातों को हम आपसे शेयर कर लेंगे। आइए फ्रेंड्स, बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर क्लिक करें। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इसमें पंजाब के बारे में। पंजाब क्या कहता है कि सिखों ने स्वयं को धीरे धीरे एक सिख राज्य के रूप में संगठित कर लिया। पंजाब में नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली को आक्रमण के बाद उपजी अव्यवस्था और संदेह की स्थिति ने सिखों को एक शक्ति के रूप में उभरने की मदद की। सिखों ने सोचा कि अब स्थिति हमारी जो और ज़्यादा खराब होने वाली है, नादिर शाह, अहमद शाह ये सभी आक्रमण करने लगे, जिनके वजह से उनकी जो सरकार थी, उनकी जो व्यवस्था थी, उनकी जो संगठन थी, उनमें अव्यवस्था उत्पन्न हो रही थी। और इन अव्यवस्था से बचने के लिए सिखों ने अपनी एक शक्ति, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की बात सोची, और वह राज्य कौन सा था? आपका पंजाब था। ठीक है फ्रेंड्स, 1764 ईस्वी में सिख अमृतसर में इकट्ठे हुए। ये घटना है 1764 की, जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हो रही है। पहली बार आपका देग, तेग और फतेह नाम से शुद्ध चांदी के सिक्के ढाले गए। ठीक है फ्रेंड्स, ये पहली बार की घटना है जब देग, तेग और फतेह, अर्थात कि देग बहादुर, आपका तेग बहादुर, ये आपके सिख जो नेता थे उनके नाम पे क्या हुए? आपका सिक्के ढाले गए। पंजाब राज्य में सिख संप्रभुता का पहली उद्घोषणा थी, और यह आपका पंजाब राज्य में सिख की प्रभुत्व की, अर्थात उनकी संप्रभुता की एक पहली उद्घोषणा थी। पहली बार अपनी अस्तित्व में सिख साम्राज्य आ रहा था। अगर आगे बात करें फ्रेंड्स, तो उनके उस वहां पर कुछ आपके युद्ध भी हुए, उन युद्ध को भी चर्चा करना है, प्रथम और द्वितीय आंगल युद्ध के बारे में, राइट फ्रेंड्स। तो पंजाब में सिख का अपना वर्चस्व तो हो गया, लेकिन इस वर्चस्व को कायम रखने के लिए उन्हें कुछ युद्ध भी करने पड़े, जिनमें महत्वपूर्ण है आपका प्रथम आंगल सिख युद्ध। अंग्रेज ने दिलीप सिंह के शासनकाल में पंजाब पर आक्रमण किया और लाहौर पर कब्जा कर लिया तथा 9 मार्च 1846 ईस्वी में लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किया। अंग्रेज जो थे दिलीप सिंह के शासनकाल में, जिस समय पंजाब में दिलीप सिंह का शासनकाल था, ठीक है, आक्रमण किया और लाहौर वाले इलाके में कब्जा कर लिया, जिसके फलस्वरूप 9 मार्च 1846 ईस्वी में लाहौर की संधि हुई। जिस क्षेत्र को जीत लेते थे उस पार्ट पे आपका संधि होता था कि आप उस पार्ट पे लेंगे या किस रूप में आप शासन करेंगे, ऐसी संधि होती थी। और दिलीप सिंह ने अंग्रेजों के साथ अपना संधि किया। युद्ध हट जाने में भुगतान न कर पाने के कारण पंजाब दरबार कंपनी की स्थानांतरित कर दिया गया। अब क्या था, हट जाना उनको देना पड़ता था। जब वो लाहौर पे कब्जा कर लिया तो लाहौर को दिलीप सिंह अपने अंडर में रखने के लिए उनके साथ संधि किए और कहे कि युद्ध के जो हट जाने हैं उनको मैं आपको समय समय पर देते रहूंगा। लेकिन युद्ध की हट जाने भुगतान नहीं कर पाए दिलीप सिंह, जिनके वजह से क्या हुआ, जिनके वजह से पंजाब दरबार कंपनी को स्थानांतरित कर दिया गया। अर्थात क्या, किन्हें देना पड़ा? अंग्रेजों को देना पड़ा। कंपनी ने समझौते में प्रमुख भूमिका निभाने वाले गुलाब सिंह को कश्मीर सौंप दिया। फ्रेंड्स, ये आपका गुलाब सिंह वैसे घटिया आदमी है जिन्होंने आपका दिलीप सिंह के कांटेक्ट में होने के बावजूद भी उनके साथ गद्दारी करके अंग्रेजों का साथ दिया था।
ठीक है, अर्थात एक ऐसा हिंदुस्तानी जिन्होंने अंग्रेज का शासन दिया ताकि यह पंजाब राज्य उनके अंदर में चला जाए। समझ सकते हैं। और गुलाब सिंह पर खुश होकर अंग्रेजों ने उसे क्या दे दिया, कश्मीर का राज्य सौंप दिया। आगे की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध, संधि के शर्तें और समझौते के बावजूद, जो लाहौर में संधि हुई थी, जो हर जाने देने थे, उन शर्त और समझौते के बावजूद पंजाब की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। अब मान लीजिए कि वो अगर दे भी रहे हर जाना, तो यह होना चाहिए कि उस राज्य के जनता को प्रॉपर आपकी जितनी देखभाल होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, जिसने द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध का आधार तैयार कर दिया। अब मान लीजिए कि सिखों को जो सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा प्राप्त नहीं हुआ, जिनके वजह से एंग्लो सिख युद्ध का दूसरा चरण आ गया। आगे की देखें फ्रेंड्स, तो कहता है युद्ध के पश्चात लॉर्ड डलहौजी द्वारा पंजाब को कंपनी में मिला लिया गया और लॉरेंस को पंजाब का प्रथम कमिश्नर बना दिया गया। द्वितीय एंग्लो युद्ध हुआ, उसमें क्या हो गई, सिखों की हार हो गई, जिसके फलस्वरूप जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने पंजाब पर कंपनी का शासन लाद दिया और जिसके फलस्वरूप लॉरेंस को पंजाब का प्रथम कमिश्नर बना दिया गया। तो समझ सकते हैं फ्रेंड्स, यह जो पंजाब सिखों के लिए आपका स्वतंत्र राज्य बना था, उनका वर्चस्व अधिक दिनों तक नहीं चल पाया और 1764 में जो आपका ये शासन के रूप में आया हुआ था, यह आपका 1857 से पहले ही किसके कब्जे में चला गया, ये चला गया आपका अंग्रेजों के कब्जे में। और ये किसके काल में हुआ कंफर्म कंप्लीट, लॉर्ड डलहौजी के काल में, ठीक है। और प्रथम कमिश्नर कौन बने, लॉरेंस, राइट फ्रेंड्स, इसे आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात, आपका निष्कर्ष की बात करें, ओवरऑल पंजाब से क्या निष्कर्ष निकलती है, तो कहता है कि 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के विघटन और पतन का पूर्व और अधीन किए गए राजाओं और उन क्षेत्रीय नेताओं द्वारा स्वागत किया गया जो अपने खुद को एक राज्य निर्मित करना चाहते थे। पंजाब एक ऐसा ही क्षेत्र था जिसका मुगल साम्राज्य के कमजोर पड़ने के बाद उदय हुआ। सही बात है, मुगल साम्राज्य खासतौर से औरंगजेब के मृत्यु के बाद की यह घटना है, जितना यह पंजाब को उत्पन्न करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखते हैं फ्रेंड्स आगे की तरफ। अब आगे क्या कहता है, आगे देखना है फ्रेंड्स, राजपूत साम्राज्य का उदय कैसे हुआ। औरंगजेब की धार्मिक और प्रशासनिक नीतियों से असंतुष्ट होकर मेवाड़, मरवाड़, आमेर जैसे प्रमुख राजपूत राजे ने मुगल साम्राज्य से अलग हो गए। अब क्या हो गया, औरंगजेब जो थे धार्मिक रूप से आपका कट्टर मुस्लिम वाला आपका धार्मिक पंथ वाले थे, जिनके फलस्वरूप से इनकी प्रशासनिक नीतियों से असंतुष्ट हो गए, जिनके फलस्वरूप मेवाड़ के राजपूत, मरवाड़ के और आमेर के अर्थात कि जयपुर के राजपूत, ये सभी ने मुगल साम्राज्य से अलग होने का फैसला कर लिया, जिनके फलस्वरूप क्या हुआ, जोधपुर और जयपुर के शासकों को गुजरात और मालवा का मुगल गवर्नर नियुक्त किया गया था। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जोधपुर और जयपुर के शासकों को गुजरात और मालवा का मुगल गवर्नर नियुक्त किया गया था। अब क्या हुआ, देखिए राजपूत का उदय कैसे होता है। उसके बाद क्या हुआ, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जोधपुर, जयपुर के राजा दिल्ली के राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाने लगे। अब औरंगजेब की मृत्यु हो गई और जोधपुर और जयपुर के जो आपके राजपूत के नेता थे उन्हें गुजरात का और मेवाड़ का गवर्नर बनाया गया था, जिनके वजह से उनके हाथ में शासन था, जिसके फलस्वरूप जब दिल्ली में आपका मुगल का आपका जो मेन हेड था औरंगजेब, उनकी मृत्यु हुई, तो उस समय ये अपनी दखल अंदाजी देना शुरू कर दिए। इस समय का सबसे प्रमुख राजपूत राजा जो थे वो थे आपके आमेर के सवाई राजा जय सिंह, जिन्हें पहले सूरत और बाद में आगरा का गवर्नर नियुक्त किया गया। ये आप ही पता था कि गुजरात में थे और गुजरात में खासतौर से सूरत में, और बाद में क्या कर दिया गया, उसे आगरा में गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। उन्होंने जयपुर जैसे सुंदर शहर की स्थापना, दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा में नक्षत्र जंतर मंतर की स्थापना उन्होंने की। ठीक है, ये याद रहेगा हमेशा सबको। जय सिंह जो कि आमेर के सवाई राजा जो जय सिंह थे, उन्होंने ही जंतर मंतर की स्थापना कहाँ कहाँ करी, दिल्ली में, जयपुर में, वाराणसी में, उज्जैन में, मथुरा में। राइट फ्रेंड्स,
जंतर मंतर आपने सुना होगा। उसके बाद जाटों, मराठों, अन्य क्षेत्रीय राज्यों के उदय होने से पहले राज्य के बाहर उनकी जागीरें कम होने लगी और उनका प्रभाव भी धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन जाट थे, मराठा थे, ये सभी क्या हो गए, धीरे धीरे इनकी उदय तो होने लगी, लेकिन इनका भी आपका जागीर था, इतना अधिक टैक्स देना पड़ता था मुगल साम्राज्य का कि इनकी जागीर धीरे धीरे क्या होने लगी थी, कम होने लगी थी। और जागीर जब पैसे कम होने लगेगी तो ऑब्वियसली सी बात है उनका प्रभाव भी धीरे धीरे जनता पर कम होने लगेगा, जिनके वजह से इनका प्रभाव धीरे धीरे नष्ट होने लगा। उसके बाद क्या हुआ, ओवरऑल अगर देखिए आप राजपूत के उदय से आपका निष्कर्ष तो यही निकलता है कि राजपूत ने सम्राट औरंगजेब की नीतियों से असंतुष्टि हुई और असंतुष्ट होने के फलस्वरूप वह स्वतंत्रता घोषित कर दिया, यानी कि ऐसा चाहा कि वह स्वतंत्र रूप से हो जाए। मुगल साम्राज्य के टूटने से संपूर्ण भारत की राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई। इन बदलती परिस्थितियों के कारण पूरे भारत में राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य गठबंधनों की अमूल चूल बदलाव आ गया। फ्रेंड्स, ये तो होना ही था, क्योंकि आपके जब आपका ये मुगल साम्राज्य औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके फलस्वरूप तीनों बेटा आपस में लड़ पड़े, और जब आपस में तीनों बेटा लड़ पड़े तो इस कंडीशन में आपका क्या हो गया कि उनकी शासन व्यवस्था का जो एक इकाई थी वह खत्म हो गई। उनके फलस्वरूप जो उनके बड़े बेटे थे निजाम, ठीक है, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने निजामुल, उन्होंने क्या किया, उनके जो 4 बेटे थे उनके 4 बेटों में भी आपस में लड़ाई हो गई। इस वजह से मुगलों की जो एकता थी वह ध्वस्त हो गई, और मुगलों की एकता नष्ट होने की वजह से छोटे छोटे राजा जो थे, जमींदार जो थे, एक राजा के रूप में उत्पन्न हुए। जिस तरह से सिख साम्राज्य का उत्पत्ति हुआ, जिस तरह से राजपूत साम्राज्य का उत्पन्न हुआ, तो ये सभी इनकी कमजोरी की वजह से उत्पन्न होने वाला साम्राज्य था। अगर आगे की बात करें फ्रेंड्स तो ये आपका मैसूर राज्य का इतिहास, ठीक है। कह रहा है विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद, जब विजयनगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, विजयनगर का क्वेश्चन अगर किसी एग्जाम में नहीं आता है तो समझिए मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि आधुनिक भारत से क्वेश्चन मतलब विजयनगर से क्वेश्चन फिक्स है, एकदम 100% है। ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद 1565 ईस्वी में हिंदू वोडियार वंश द्वारा मैसूर राज्य का स्वतंत्र राज्य में घोषित किया गया। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, 1565 में जो वोडियार वंश था उनके द्वारा मैसूर राज्य को स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषणा किया गया। वोडियार वंश के अंतिम शासक जो थे वह चिक्का कृष्णराज द्वितीय थे, ठीक है। शासन काल में वास्तविक सत्ता देवराज और नटराज, ठीक है, के हाथों में आ गई थी। हालांकि कृष्णराज द्वितीय जो थे वह शासन में थे, लेकिन उनके सत्ता में आपका जो सेनापति थे और राजस्व आपका जो नियंत्रक थे नटराज, और इनके सेनापति देवराज, इन दोनों ने कृष्णराज पे अपना क्या किया, वर्चस्व बढ़ा लिया, जिनके वजह से वास्तव में जो सत्ता था वह देवराज और नटराज के हाथ में ही था, और कृष्णराज द्वितीय जो थे एक कठपुतली के समान थे। और क्या हुआ, यह क्षेत्र पेशवा निजाम के बीच विवाद का विषय बन गया था। नटराज द्वितीय आपका कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों के साथ मिल गया और आपका त्रिचुरापल्ली, जिसे तमिलनाडु में है, ठीक फ्रेंड्स, पर कब्जा कर लिया। राइट फ्रेंड्स, ये क्षेत्र पेशवा और निजाम के बीच विवाद का विषय बन गया। अब क्या, क्योंकि पेशवा का इलाका कर्नाटका के अधिकांश जिले जो था, ठीक है, पुणे से लेके कर्नाटका और केरला का, वो पेशवा के अंदर में आता था, और निजाम वहाँ का कर्नाटका का स्थापना करने वाले थे, जिनके वजह से दोनों के बीच में आपका संघर्ष हुआ, और इन संघर्ष की वजह से मैसूर की आपकी एक नई उत्पत्ति का आगाज हुआ, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, नटराज जो था, नटराज द्वितीय कर्नाटका युद्ध में अंग्रेजों के साथ मिल गया। अब ये नटराज जो था आपका कृष्णराज द्वितीय के आपका जो आपका राजस्व नियंत्रक था, वह जाकर किससे मिल गया, अंग्रेजों के साथ मिल गया, और मिलने के फलस्वरूप जो आपका त्रिचुरापल्ली था उस पर कब्जा कर लिया, अर्थात कि तमिलनाडु के इलाका पर अपना कब्जा कर लिया। इन्होंने सोचा
कि कृष्णराज द्वितीय के अंदर में रहेंगे तो हमेशा हमें राजस्व नियंत्रक बन के रहना पड़ेगा, लेकिन अगर हम अंग्रेजों का साथ देते हैं तो हमें एक राज्य मिल सकता है। तो इस कंडीशन में ये साथ छोड़कर उनके साथ अर्थात कि गद्दारी करके उनके साथ मिल गए। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये ऐसे बहुत सारे गद्दार, जैसे भी हमने पढ़ा गुलाब सिंह का, वैसे ही हमारे आपके ये थे नटराज थे, उसके बाद आपके देवराज थे। ये सभी ऐसे आपके गद्दार थे जिन्होंने पर्सनल अपने फायदे के लिए अपने राजा तक की मृत्यु करवा दी है। राइट फ्रेंड्स, तो इन सभी गद्दारों के नाम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में इन गद्दारों से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आगे की बात करें तो कहता है 1761 ईस्वी में हैदर अली, जिसने अपने जीवन का शुरुआत एक सैनिक के रूप में किया। हैदर अली, आपने सुना होगा कि हैदर अली एक सेना थे, ठीक है, मात्र एक सैनिक थे। मैसूर के राजवंश को हटाकर राज्य पर अपना कब्जा कायम कर लिया और ये क्या हुए, धीरे धीरे सेनापति के पद पर आए और यहाँ तक कि वो मैसूर के राजवंश पर अपना कब्जा भी कर लिया। उसने निजाम और फ्रांसीसी के सहायता मिलकर 1700, ये बता दूं कि ये जो आपका ये क्या नाम है हैदर अली थे, यह 1760 से लेकर 1782 तक शासनकाल में बने रहे थे। ठीक है, 1760 से लेकर 1782 तक, ये आपका इंपोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। क्या कह रहा है आपको, हटाकर राज्य पे अपना कब्जा कर लिया। उसने निजाम और फ्रांसीसियों के साथ मिलकर 1767 से लेकर 1769 के मध्य हुए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की करारी शिकस्त दी। ठीक है, हालांकि वह पहले उनके पास तो सैनिक बल था ही, उसके साथ ही साथ प्रशासनिक भी दिमाग उनके पास काफी अच्छी थी, जिनके वजह से जो पहली 1767 से 1769 के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ये क्वेश्चन आपका डेट याद रखिएगा, 1767 से 69 प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध, जो कि आपका हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिनमें हैदर अली की जीत हुई और अप्रैल 1769 में उन्हें मद्रास की संधि के रूप में अपनी शर्तें मानने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, वहां पर मद्रास की 1769 में संधि होता है और एक ऐसा संधि जिस संधि में अंग्रेज को मजबूर होना पड़ा कि मद्रास की संधि में इनकी बात वो माने। उसके बाद अगर बात करें तो 1780 से लेकर 1784 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1780 से लेकर 84, 4 साल का ये। इधर 1767 से 1769 प्रथम था, द्वितीय 1780 से लेकर 1784 में। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उसमें निजाम और मराठों के साथ मिलकर 1782 ईस्वी में अंग्रेजों को हराया। फिर से एक बार शिकस्त दिया, किसने, ये इन्होंने शिकस्त दिया आपका हैदर अली ने। इस बार किसका साथ लिया उन्होंने, निजाम, जो कि आपका कर्नाटका के संस्थापक थे, और मराठा, ठीक है, अर्थात कि शिवाजी की जो आपकी एक मराठा शक्ति थी उनकी, और अंग्रेजों को फिर से हराया, लेकिन युद्ध में घायल हो गया। ठीक है, जो यह घटना हुई थी 1780 से लेकर 1784, यह जीत तो लिया था लेकिन युद्ध में यह घायल हो गया, जिनके कारण इनकी मृत्यु 1782 ईस्वी में हो गई। अर्थात कि हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में हो गई। हालांकि मैसूर को वह स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर दिया था और इतना ही नहीं बल्कि वह अपने पास पड़ोस के जितने राज्य थे सबको अपने कब्जे में भी कर लिया था। बहुत बड़ी बात थी इसके लिए। उसके बाद की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो उसके बाद आती है आपकी टीपू सुल्तान। उसके बाद आपका इनकी मृत्यु हुआ 1782 में। उसके बाद उस समय उनके बेटा जो थे टीपू सुल्तान, वो आ गए अपने वर्चस्व में। टीपू सुल्तान ने 1782 से लेकर 1799 तक एक वीरों के भांति लड़कर दिखाया। हैदर अली का पुत्र, ठीक है, जो टीपू सुल्तान था वो हैदर अली का पुत्र था और उसके बाद मैसूर राज्य का सत्ता भी संभाला, जिसने वीरतापूर्वक अंग्रेजों से युद्ध लड़कर अपने राज्य की रक्षा की। और टीपू सुल्तान पहला शासक था जिसने पश्चिमी पत्तियों को अपने प्रशासन में लागू किया। ठीक है फ्रेंड्स, यह टीपू सुल्तान अपनी सैन्य शक्ति और अपनी जितने भी आपकी आधुनिक किस्म के जो औजार होते थे उनका इस्तेमाल किया। इन्होंने पश्चिमी सभ्यता की लड़ाई करने के तौर तरीकों को सीखने के लिए विदेशों से भी आदमी को ट्रेनर को बुलाते थे। ठीक है, और अपने सैनिकों को पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से उन्होंने विकसित किया। और यह इंडिया का पहला शासक था जिन्होंने पश्चिमी सभ्यता के तर्ज पे अपनी शासन व्यवस्था
एवं अपने सैनिकों को मजबूत किया था, क्योंकि वो जानता था अगर अंग्रेजों से जीतना है तो पश्चिमी सभ्यता के हिसाब उनके अंदर भी वैसा बल होना चाहिए। उसने सैन्य प्रशिक्षण में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया और आधुनिक हथियारों का उत्पादन के लिए एक कारखाना भी स्थापित किया। ठीक है, वह खुद से कारखाना बनाया ताकि जिससे कि आधुनिक जो आपके जो हथियार है उसे बनाया जा सके। समझ सकते हैं कि टीपू सुल्तान यह सैन्य में आधुनिकीकरण करने का एक बड़ा योगदान रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं आगे की बात। तो आगे क्या कहते हैं इनके बारे में। उसने अंग्रेज और निजाम मराठों की संयुक्त सेना के विरुद्ध तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा। ठीक है, निजाम और मराठा, ठीक है, संयुक्त सेना मिल गई इनके साथ और मिलकर सेना के विरुद्ध तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। ठीक है, अंततः उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी और संधि के शर्तों के तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेज और उनके सहयोगियों को देना पड़ा। यहाँ पे निजाम और मराठा के साथ मिलकर अंग्रेजों से उन्होंने क्या किया, तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा, लेकिन आपका लड़ने के फलस्वरूप इनकी हार होती है वहां पे, जिनके फलस्वरूप श्रीरंगपट्टनम की आपकी संधि करनी पड़ती है। याद रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी। राइट फ्रेंड्स, जिनके फलस्वरूप श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी और इस संधि के फलस्वरूप अंग्रेज और उनके सहयोगियों को अपना आधा राज्य देना पड़ा था। और इन हार की वजह से, इस श्रीरंगपट्टनम संधि की वजह से आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ। ठीक है, जिसके दौरान लड़ते हुए आपकी जो टीपू सुल्तान थी उनको वीरगति प्राप्त हुआ। ठीक है, 1799 में उनकी मृत्यु हुई। उनके पिता जो थे हैदर अली, उनकी मृत्यु हुई थी 1782 में और इनकी मृत्यु हुई 1799 में। कब हुई, चतुर्थ आंग्लो आपका मैसूर युद्ध था उस युद्ध के दौरान। ठीक है, उसके बाद की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो टीपू सुल्तान की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको जान लेना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये आपका वह श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के महान प्रशंसक थे। ठीक है, आपका श्रृंगेरी जो कि आपके जगत गुरु शंकराचार्य जो थे उनके महान प्रशंसक थे और उसने मराठों द्वारा नष्ट की गई देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण के लिए उन्होंने धन प्रदान किया था। अर्थात कि वह मुस्लिम होते हुए भी हिंदू के लिए आपका काफी ज्यादा कार्य किए थे। उसकी आत्मकथा का नाम तारीखे खुदाई था। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, टीपू सुल्तान की आत्मकथा जो थी तारीखे खुदाई। उसने फताहल मुजाहिदीन नाम से एक सैन्य पुस्तक भी लिखी थी जिसमें रॉकेट साइंस और रॉकेट ब्रिगेड से संबंधित जानकारी दी गई थी। उस समय रॉकेट साइंस और रॉकेट ब्रिगेड की भी बात उन्होंने कहानी लिखी हुई थी और उनकी जो आपकी उसने फताहल मुजाहिदीन नाम, ठीक है, एक नाम था फताहल मुजाहिदीन, ठीक है, मुजाहिदीन। राइट फ्रेंड्स, एक सैन्य पुस्तक लिखा गया था उनके द्वारा जिसमें रॉकेट साइंस और रॉकेट ब्रिगेड के बारे में बात कही गई थी। उसने अपने पिता हैदर अली द्वारा प्रारंभ की गई लाल बाग परियोजना जो कि बेंगलोर में था, ठीक है, उसको पूरा किया। कावेरी नदी पे सागर बांध का भी निर्माण उन्होंने किया था। समझ सकते हैं कि टीपू सुल्तान ने कितना इंपॉर्टेंट कार्य किया था। अगर आगे की बात करें फ्रेंड्स, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनके बारे में हम लोग को आज जानना था। फ्रेंड्स, आशा है कि सबको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स करेंगे। पूरी सेशन में आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में एक नए पॉइंट के साथ जो कि आपके एग्जाम के लिए होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।